सोचिए, अगर मैं कहूँ कि भारत का एक ऐसा शहर ऐसा भी था जहाँ ब्रिटिश राज में भी लोग 4 दिन तक पूरी तरह आज़ाद थे, वो भी बिना किसी नेता, बिना किसी सरकार के, तो क्या आप यकीन करेंगे? साल था 1930। जगह थी महाराष्ट्र का सोलापुर, जहाँ मजदूरों और आम लोगों ने मिलकर ऐसा आंदोलन किया कि अंग्रेजी हुकूमत के होश उड़ गए। यहाँ एक गांधी राज बना, एक ऐसा इलाका जहाँ जनता ने खुद सत्ता संभाली और अंग्रेज डर के मारे शहर छोड़कर भाग निकले। लेकिन ये कहानी इतिहास की किताबों में शायद नहीं मिलेगी। आपने जालियांवाला बाग नाम जरूर सुना होगा, मगर क्या आपने कभी सोलापुर के जलते रास्तों की दास्तान सुनी है? जहाँ 4 नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, जहाँ ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर मार्शल लॉ लगाना पड़ा सिर्फ एक शहर के लिए। क्यों हुआ यह सब? क्या हुआ था उन 4 वीरों के साथ? और कैसे सोलापुर बना गांधी राज, जिसने अंग्रेजों की जड़ों को हिला कर रख दिया? आज हम उठाएंगे उस भूली बिसरी लेकिन गर्व से भरी कहानी से पर्दा हर भारतीयों को जाननी चाहिए। उस समय भारत में केवल सोलापुर में ही अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया था और पूरे शहर को सेना के हाथों सौंप दिया था। सोलापुर के अलावा अन्य स्थानों पर भी हिंसक विरोध हुआ, लेकिन केवल सोलापुर शहर को ही ब्रिटिश सेना को सौंप दिया गया। 1857 की आज़ादी की गर्मियों के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी चेंज की और कुछ इंडस्ट्रीज़ को देश में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि अन्य खुद स्थापित किए गए। 1877 से 1909 के बीच सोलापुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी स्थापित की गई थी। सोलापुर उन दिनों गिरन गांव के नाम से बहुत मशहूर था। इसमें करीब 20 से 25 हज़ार मिल मजदूर काम करते थे। ये मजदूर राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक थे। जिस समय देश में लेबर लॉज नहीं थे, उस समय 1920 में इन मिल मजदूरों ने काम के घंटे कम करने और मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल किया था। इसे इतिहास में भीमराव की हड़ताल के रूप में जाना जाता है। इसी समय 1920 के बाद देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व का उदय हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में आम जनता भी सड़कों पर उतरने लगी। सोलापुर में भी मॉर्निंग वॉक, राष्ट्रीय गीत से माहौल गूंजायमान रहा। इसमें मिल मजदूरों का बड़ा हिस्सा होता था। इसी बीच साल 1930 में रावी नदी के तट पर संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया गया। वैसे ही महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने उस समय लोगों से शराबबंदी को बढ़ावा देने और ताड़ी के पेड़ों को हटाने की अपील की थी। इसी तरह शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन, मॉर्निंग वॉक आदि ने सोलापुर में माहौल गर्म कर दिया था। इसी बीच अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गुजरात के कराड़ी में गिरफ्तार कर लिया। ये खबर 5 मई की रात 10 बजे सोलापुर पहुंची। 6 मई को स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ सार्वजनिक विरोध सभाएं की। इससे माहौल और भी गर्मा गया। मिल मजदूर काम पर जाने के बजाय विरोध मार्च में हिस्सा ले रहे थे। महिलाओं का जुलूस भी निकला, लेकिन जुलूस को पुलिस ने रोक दिया। लोग पुलिस से भिड़ गए। शहर के अन्य स्थानों पर भी शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने मद्रास मेल ट्रेन को रोक दिया था। भीड़ ने शराब की दुकानों में भी तोड़फोड़ की, इसलिए दुकानें बंद रही। जुलूसों और सरकार विरोधी नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। इस तरह का विरोध प्रदर्शन 7 मई को भी जारी रहा। अगले दिन वीर नरीमन और जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी की खबर 8 मई को सोलापुर पहुंची। इस गिरफ्तारी के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सोलापुर के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा। जुलूस जैसे ही बालीवेशी नामक स्थान पर पहुंचा, कुछ युवक ताड़ी के पेड़ों को काटने के लिए वहां के रूपा भवानी मंदिर की ओर दौड़ पड़े। इस घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर नपेट 2 पुलिसकर्मी के साथ वहां पहुंचे। कुछ देर बाद कलेक्टर हेनरी नाइट और डीएसपी प्लेफेयर भी वहां पहुंचे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और उन्हें पेड़ों को काटने से रोकना जरूरी था। पत्थर और पेड़ की शाखाओं को फेंककर पुलिस का रास्ता रोक दिया गया। तब डीएसपी प्लेफेयर और कलेक्टर हेनरी नाइट ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये खबर सुनते ही बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए और गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग करने लगे। तब ब्रिटिश अधिकारी हेनरी नाइट ने रिहाई की मांग कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उसी मांग को लेकर एक 21 साल का शंकर शिवधारी नाम का लड़का हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्टर की ओर दौड़ पड़ा। सार्जेंट हॉल ने कलेक्टर के सीने में गोली मार दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कलेक्टर खतरे में है, और उस गोली ने शंकर शिवधारी की जान ले ली। उनकी शहादत की वजह से भीड़ में गुस्सा फैला। गुस्साई भीड़ के बीच कलेक्टर हेनरी नाइट आ गए। वास्तव में उन पर भीड़ द्वारा हमला हो सकता था, लेकिन मल्लप्पा धनशेट्टी नाम के कार्यकर्ता भीड़ को शांत कर रहे थे। अगर कलेक्टर की हत्या होती तो बहुत ही असाधारण घटना घटती। इसलिए उन्होंने अकेले ही हाथ में लाठियां लेकर भीड़ को तितर बितर किया और कलेक्टर हेनरी नाइट को मुक्त कराया। पुलिस की गाड़ियां चली गई, लेकिन जाते ही उन्होंने फिर से गोलियां चला दी। इसमें कई लोग घायल हो गए। ये एक विश्वासघात था। इससे भीड़ और भी हिंसक हो गई।
मल्लप्पा धनशेट्टी भी उस उत्तेजित भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सके। भीड़ ने पास के पुलिस थाने पर हमला कर दिया, वहां के डॉक्यूमेंट्स जला दिए, पुलिस को पीटा, एक पुलिस कांस्टेबल को आग के हवाले कर दिया। उस वक्त भीड़ की पिटाई में 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई थी। भीड़ ने मंगलवार पेट पुलिस थाने में आग लगा दी। इस थाने में 2 पुलिसकर्मी थे, वे इस आग में झुलस गए। पुलिस ने बाद में कई जगहों पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इससे लोगों में काफी गुस्सा था और उन्होंने गोलचावड़ी स्थित कचहरी भवन में आग लगा दी। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। ये मामला बस इतना ही था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे समय समय पर दंगा, सांप्रदायिक दंगा और विद्रोह कहने लगी। इस वजह से अंग्रेज अधिकारी, उनकी पत्नियां और बच्चे घबरा गए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन की इमारत में शरण ली। सशस्त्र पुलिस ने दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक 2 कारों से फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। पुलिस ने सैकड़ों को गोली मार दी और 18 से 20 लोगों को मार डाला और उसमें 50 से अधिक लोग घायल भी कर दिए। इस प्रकार कलेक्टर और डीएसपी दोनों ने अपने अधिकारियों को मनमानी करने का आदेश दिया और दोनों फरार हो गए। कलेक्टर हेनरी नाइट 4 दिन तक के लिए सोलापुर छोड़कर भाग गया था। ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि सोलापुर के लोग इस नरसंहार का बदला जरूर ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पूना भेज दिया और वो खुद रेलवे स्टेशन पर पुलिस की निगरानी में रहे। इस तरह सोलापुर शहर को हवा में छोड़कर ब्रिटिश अधिकारी भाग गए और सोलापुर 4 दिन यानी 9, 10, 11 और 12 मई 1930 को आज़ाद हुआ था। इन 4 दिनों को सोलापुर का गांधी राज भी कहा जाता था। युवा और बुजुर्ग कार्यकर्ता सभी मिलकर शहर में काम कर रहे थे, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि सड़क पर यातायात को भी इन कार्यकर्ताओं ने खुद नियंत्रित किया था। कलेक्टर ऑफिस में पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहराया गया। इसमें ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मुंबई का अखबार भी दावा कर रहे थे कि सोलापुर शहर पर गैंगस्टरों का कब्जा हो गया है, लेकिन इन खबरों ने 8 मई की दोपहर को अंग्रेजों द्वारा किए नरसंहार का जिक्र नहीं था। उन्होंने ये कहकर इसे सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की कोशिश की कि मारे गए 2 पुलिसकर्मी मुसलमान थे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। ये सब देखकर सोलापुर शांत नहीं हो रहा था, इसलिए कलेक्टर नाइट ने बम्बई में सरकार को एक रिपोर्ट भेजी और सेना की मदद मांगी। बम्बई के गृह सचिव ने केंद्र सरकार को सूचित किया कि सोलापुर में 18,000 मजदूर भाग गए हैं। ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार खतरे में हैं। भले ही वे अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, फिर भी सेना को तुरंत भेजा जाना चाहिए। इसी तरह ब्रिटिश अफसर और सैनिकों की एक सेना 12 मई की रात को सोलापुर पहुंची और फिर इस शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और ये कानून अगले 30 जून तक चलता रहा। इस कानून के कारण पूरे शहर पर सेना का कब्जा हो गया और हर जगह ब्रिटिश सैनिकों का तांडव शुरू हो गया। घर के बाहर किसी की गोली मारकर हत्या करते देखा गया तो कई मासूमों की जान चली गई। सेना ने नगर निगम से तिरंगे को हटाने का आदेश दिया, लेकिन उस समय के मेयर मानिकचंद शाह ने इसे इनकार कर दिया। फिर मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की कड़ी मेहनत और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। तुलसीदास जादव नाम का कार्यकर्ता उस समय मैकेनिक चो से साइकिल चला रहे थे। जादव के सिर पर गांधी टोपी थी। सरकार ने सिर पर गांधी टोपी पहनने पर भी बैन लगाया था। एक सिपाही ने जादव को टोपी हटाने का आदेश दिया। टोपी नहीं हटाने पर गोली मारने की धमकी देते हुए उनके सिर पर पिस्तौल तान दी गई, लेकिन तुलसीदास जादव ने टोपी हटाने से मना कर दिया। पुलिस ने जबरदस्ती उनकी टोपी उतार दी, उन पर केस चलाई और उन्हें कड़ी मेहनत की सजा दी। उसी दौरान 4 लोगों को मंगलवार पेट पुलिस थाना और 2 पुलिसकर्मियों को जलाने के मामले में फंसाया गया था, जिन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था, जिनके नाम थे मल्लप्पा रेवन सिद्धप्पा धनशेट्टी उम्र 33 साल, श्री कृष्ण लक्ष्मण सारड़ा उम्र 36 साल, जगन्नाथ भगवान शिंदे उम्र 36 साल और अब्दुल रसूल कुर्बान हुसैन जिनकी उम्र महज 20 साल थी। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक मिलिट्री कोर्ट में इन पर केस चलाया गया, लेकिन मार्शल लॉ के कारण इन चारों को साधारण गवाहों से भी वंचित कर दिया गया और इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उस दिन सोमवार था। यह सोलापुर के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर फेस्टिवल का पहला दिन था। सैकड़ों सालों से इस दिन नंदी ध्वज जुलूस निकालने की परंपरा थी। सोलापुर के उन लोगों को आतंकित करना एक जानलेवा सोच थी जो अपनी आज़ादी का आनंद ले रहे थे। मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करने के बाद सोलापुर के 4 हीरोज नंदी ध्वज लेकर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए यरवाड़ा जेल के फांसी के द्वार से निकल गए। मल्लप्पा धनशेट्टी को सिद्धेश्वर की फेस्टिवल के दौरान नंदी ध्वज फहराने का सम्मान प्राप्त था और मल्लप्पा भी इसमें सबसे आगे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा ठीक 6 बजे फांसी पर अमल किया गया। इन चारों शहीदों को 12 जनवरी 1931 को यरवाड़ा जेल में फांसी दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के हुम कुंड में सोलापुर की 4 समाधियों को बड़े साहस के साथ बलिदान किया गया था।
दरअसल इन चारों लोगों का पुलिस थाने को जलाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन झूठे सबूतों के आधार पर इन्हें मौत की सजा दी गई थी। जैसे ही इन चारों की फांसी की खबर सोलापुर पहुंची तो मिल मजदूरों ने मिलों को बंद कर दिया। धारा 144 लगा दी गई। कलेक्टर ने सैकड़ों सालों की परंपरा वाले नंदी ध्वज जुलूस को अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन सोलापुर के 4 नंदी ध्वज एक ही दिन येरवड़ा जेल में फहराए गए और परंपरा बरकरार रही। मार्शल लॉ के दौरान कई मासूम लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और उन पर केस चलाई गई। कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जवानों ने लूटपाट भी की। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड को शर्मसार करने वाली चीजें उस समय सोलापुर में भी हुई थी। आखिर इस घटना को उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा गया था, ये देखते हैं। उस समय मजदूरों के शासक रूसी नेताओं ने इस मार्शल लॉ आंदोलन को सोलापुर कम्यून कहकर महिमा मंडित किया था। साथ ही उस समय ब्रिटिश संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। ब्रिटिश सरकार के विरोध में लेबर पार्टी के सांसद फेनर ब्रॉकवे ने सोलापुर की इस घटना का हवाला देते हुए गांधी टोपी पहनकर ब्रिटिश संसद में भाषण दिया था। बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोलापुर का दौरा किया। उस समय नेहरू ने कहा था कि सोलापुर स्वतंत्रता की ज्वाला से प्रेरित, शहीदों के रक्त के बलिदान से पवित्र, जोशीले युवाओं का सोलापुर है। अब हम देखते हैं कि ये मार्शल लॉ एक्चुअल में है क्या। मार्शल लॉ को मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी सैनिक शासन भी कहा जाता है। एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी देश की सरकार एक ऐसी जुडिशियरी सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था लागू करती है जिसमें मिलिट्री फोर्स को वहाँ पे शासन और न्याय व्यवस्था दोनों नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है। इसमें मिलिट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो खुद अपने हिसाब से नागरिकों के नियम बनाती है जिसका उन्हें पालन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कानून पूरे देश में लागू किया जा सकता। इसको देश के किसी भी छोटे हिस्से में भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब जब किसी विशेष परिस्थिति में देश की न्याय व्यवस्था मिलिट्री के हाथों में दी जाती है, तब जो रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन कहा जाता है। इसका उदाहरण देखा जाए तो इस कानून को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान में लागू किया गया था और अब तक पाकिस्तान में भी 4 बार इस मार्शल लॉ को लगाया जा चुका है। मार्शल लॉ के अंडर न्याय देने के लिए सेना का एक विशेष कोर्ट बनाया जाता है जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। अब हमारे मन में एक सवाल आता होगा कि क्या मार्शल लॉ और आपातकाल यानी इमरजेंसी एक ही है? तो ऐसा नहीं है। इन दोनों में भी मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में कटौती की जाती है। युद्ध, आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह आदि जैसे किसी भी स्थिति में अगर देश के किसी हिस्से में कानून व्यवस्था विफल हो जाए या फिर अव्यवस्था फैल जाए तो ऐसी स्थिति में मार्शल लॉ लगाया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो कानून व्यवस्था भंग नहीं हो, फिर भी अगर युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तो ये मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। वही आपातकाल पूरे देश भर में भी लागू किया जा सकता है और किसी क्षेत्र में भी। वही आपातकाल में मूल अधिकार होते ही है, पर इसके साथ ही केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक और वित्तीय संबंध भी प्रभावित होते हैं। राजनीतिक और सांसदिक शक्ति बढ़ जाती है, जबकि मार्शल लॉ में सैन्य शक्ति बढ़ जाती है। मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारियों को इतना अधिकार मिल जाता है कि वे किसी नागरिक को मृत्युदंड भी दे सकते हैं। वही आपातकाल के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सामान्य न्याय व्यवस्था निलंबित नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी सोलापुर के गांधी राष्ट्र की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें आज भी सिखाती है कि हिम्मत, एकजुटता और बलिदान से इतिहास बदला जा सकता है। ऐसे अनसुने पन्नों को जानना और साझा करना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।